अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स। फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है ये देख लेते हैं हम। एल्गोरिदम हमारे पास स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाने की वजह से ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं ह्यूमंस में। एल्गोरिदम बेसिकली किसी भी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। किसी भी प्रॉब्लम का हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। फ्लो चार्ट में हम क्या करते थे कि हम डिज़ाइन करते थे, मुख्तलिफ सिंबल्स के ज़रिए उसको ड्रॉ कर लेते थे, जिसकी वजह से वो हमें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता था। दूसरा, एल्गोरिदम्स में हम क्या करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज जो नेचुरल हमारी लैंग्वेज होती है उसके अंदर लिखते हैं ताकि ये हम आसानी से समझ सकें। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट दोनों ही आप अपनी आसानी के लिए बनाते हैं ताकि आपको प्रोग्राम लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और इसी वजह से ये इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होती। इसकी एग्जांपल एक ये है कि आपने एक प्रॉब्लम है आपके पास कि आपने प्रिपेयर करनी है टी, चाय बनानी है। तो एक चाय बनाने के लिए आपके पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को लिखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हम एक केटल लेंगे, केटल के अंदर पानी डालेंगे और फिर केटल ऑन फायर। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर शुगर एंड मिल्क, वेट इट बॉयल्स, रिमूव द केटल फ्रॉम फायर एंड। ये हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था चाय बनाने का। तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं एल्गोरिदम फॉर टी प्रिपरेशंस। तो हमारे पास जो एल्गोरिदम होता है वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। फिर हमने इसकी एक एग्जांपल देखी। एग्जांपल के अंदर हमने बनाई चाय। चाय बनाने के लिए जो जो स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ये जो स्टेप्स हैं इनको हम और प्रिसाइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, हर स्टेप को हमने इसके अंदर लिखना होता है। और एक बात ये भी होती है एल्गोरिदम के अंदर कि हम एक स्टेप को दूसरे स्टेप से एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब हम इस तरह से नहीं कर सकते कि सी स्टेप पहले आ जाए, बी स्टेप बाद में आ जाए। ये जिस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं उसी सीक्वेंस में इनको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेप्स को आगे पीछे करेंगे या मिस करेंगे तो आपको डिज़ायर आउटपुट नहीं मिल सकेगी। आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये क्या किरदार अदा करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये स्टेप बाय स्टेप एक गाइड फ्राहम करता है। जब आपके पास आपकी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिख लेंगे तो फिर आपको प्रोग्राम करने में आसानी होगी। जो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हमने स्टेप्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। जब हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं फ़्लो चार्ट की फॉर्म में। उसके बाद जब हम फ़्लो चार्ट बना लेते हैं तो फिर एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है वो हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए। जब हम फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों बना लेते हैं तो फिर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिख सकते हैं और ये प्रोग्राम लिखने में हमारी मदद करते हैं ये फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें किसी भी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि क्या क्या काम होंगे। उसके बाद आपके जो सल्यूशन होता है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है। एक प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, एल्गोरिदम बनाता है, एल्गोरिदम को ट्रांसलेट कर लेता है कोड के अंदर। जाहिर सी बात है जब आपको एक सल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म में मिल गया है, कंप्लीट
डिस्क्राइब कर दिया, उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसकी मिल गई, आपको पता चल गया है कि आपने क्या क्या काम करने हैं और किस सीक्वेंस में करने हैं, तो फिर आप उसको कर देते हैं कोडिंग में चेंज कर देते हैं, उसको प्रोग्राम बना लेते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपको दरकार होती है। समटाइम्स द डिज़ाइनर फर्स्ट मेक द फ्लो चार्ट एंड देन इनकोड्स इट इनटू एल्गोरिदम। बाज़ात क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइनर है वो पहले फ़्लो चार्ट बना लेता है और फिर एल्गोरिदम लिखता है, और अक्सर वो क्या करता है, एल्गोरिदम लिख लेता है और फ़्लो चार्ट नहीं बनाता और वो कोड में चेंज कर देता है उसको। फ़्लो चार्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो सोल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाता है और गलती के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम फ़्लो चार्ट बना लेते हैं और फिर एल्गोरिदम लिख लेते हैं। एल्गोरिदम फ़्लो चार्ट को देखते हुए एल्गोरिदम लिखने में भी आसानी होती है और फिर प्रोग्राम जो है वो इजीली हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलेशन है एल्गोरिदम की। एक एल्गोरिदम की जो फॉर्मूलेशन है, मतलब कि एक एल्गोरिदम लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके अंदर आपका आ जाता है स्टार्ट। जाहिर सी बात है, आप किसी भी प्रोसेस को सॉल्यूशन को लिखने से पहले उसको स्टार्ट करेंगे ना, जैसे हमने फ़्लो चार्ट में देखा था कि हम स्टार्ट सिंबल बनाते हैं, इसी तरह से एल्गोरिदम के अंदर भी हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं स्टार्ट, उसके बाद इनपुट। अब आपने कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो आपको यूज़र जो है वो डाटा देगा, वो डाटा आपने इनपुट लेनी है यूज़र से, ठीक है। उसके बाद सेट आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एल्गोरिदम का। आप क्या करते हैं, वेरिएबल्स जो आप लेते हैं ना उसको आप उनके नाम से सेट कर देते हैं उनको। कोई भी नाम रखते हैं उससे पहले आप सेट लिख देते हैं। वो क्या होता है कि आपका डाटा कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। फ़र्ज़ करें कि आपने क्या किया है, N0 और N1 जो है उसको इनपुट लिया है। अब आपने इनका सम फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सेट लिख देंगे पहले, ठीक है। सेट के बाद आपने क्या फाइंड करना है, सम, तो आप लिख देंगे सेट सम, ठीक हो गया। तो आपने N0 और N1 जो है उनका जो इक्वल है उसको सम कर दिया है। ये नाम जो है आपने सेट कर दिया है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अब आपका जो N1 और N0 का रिज़ल्ट है वो सम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी इफ़ और एल्स। जैसे फ़्लो चार्ट के अंदर आपने देखा था डिसीजन मेकिंग होती है, उसी तरह से एल्गोरिदम के अंदर भी डिसीजन मेकिंग होती है। आपको जब कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर आप इफ़ और एल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका है गो टू स्टेटमेंट। ये किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर वापस जाने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ करें कि आप स्टेटमेंट 5 तक आ गए हैं, अब आपकी जो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट है उसके मुताबिक आपको स्टेप 3 के ऊपर वापस जाना है, तो आप क्या करते हैं, गो टू लगा देते हैं, तो ये ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को गो टू 3। स्टेप 5 पे आप लिख देते हैं गो टू स्टेप 3, तो वो आपका जो कंट्रोल है वो वापस से स्टेप 3 की तरफ चला जाता है। उसके बाद जब जाहिर सी बात है आप इनपुट लेते हैं तो आपको उसकी आउटपुट भी देनी पड़ती है। तो इसके अंदर आप यूज़र से डाटा ले लिया, आपने उसको प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपकी जो रिज़ल्ट है उसको आउटपुट दे देंगे। और फिर स्टार्ट किया है आपने एल्गोरिदम, सारा काम आपका हो गया है, तो आप उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको ये जो एल्गोरिदम है इसके अंदर हमने स्टार्ट और एंड वगैरह एल्गोरिदम का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए आपको। तो अगले लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।